दोस्तों, दो तस्वीरों से आज मैं अपनी बात शुरू करता हूं। दोनों तस्वीरों को आप एक साथ देख लीजिए। एक तस्वीर है G20 की, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका होम पेज आपको दिखा रहा हूं, उसकी तस्वीरें आपको दिख जाएंगी। और दूसरी तस्वीर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की कवरेज रिपोर्ट है। एक तरफ जो G20 की बैठक है ना, वो 9-10 सितंबर को होने वाली है, बस कुछ ही दिन बचे हैं। एक तरफ भारत का बढ़ता दम दिख रहा है और दूसरी तरफ भारत का अपमान। जानना जरूरी है। एक तरफ नेतृत्व का करिश्मा दिखता है, नजर आता है, और दूसरी तरफ जो तस्वीर है ना, वो लाचार नेतृत्व का परिणाम था। कश्मीर में भी बैठक हुई, जान लीजिए, G20 की कश्मीर में, कल्पना कर सकते हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली में भी इस देश को शर्मिंदा होना पड़ा। जानते हैं ना, आज ये कहानी देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले ये भी समझ लीजिए कि इसी G20 को लेकर मोदी सरकार को बदनाम करने की तैयारी हो चुकी है। और जो ये राहुल गांधी के लेटेस्ट वाले गुरु हैं ना, जयराम रमेश, उन्होंने ये अभियान छेड़ा है। दो बात कह रहे हैं, ट्वीट आप देख लीजिए। भारत अगर G20 का सदस्य है तो इसकी बैठक तो होनी ही थी, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो ये सवाल उठा रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि मोदी जी केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि भारत सदस्य है तो G20 की बैठक तो भारत में होगी। भैया, ओलंपिक का भी तो सदस्य है भारत। क्या कभी ओलंपिक भारत में हुआ क्या, ओलंपिक गेम? तो ये कौन सा तर्क है? लेकिन आपको फिर भी मैं सवालों का जवाब दे देता हूं। पहले सवाल का जवाब जानना जरूरी है कि ये जो G20 की बैठक हो रही है ना भारत में, वो प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीतिक परिश्रम का परिणाम है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप के बड़े बड़े देश, ऑस्ट्रेलिया, तमाम बड़े देशों के शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष भारत एक साथ पहुंच रहे हैं। और अगर ये मार्केटिंग भी है, मान लीजिए कि ये मार्केटिंग है, तो भी तो बड़ी बात है। ये मार्केटिंग के लिए ही तो होता है। पूरी दुनिया में भारत की मार्केटिंग के लिए इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है दोस्तों? आप ये सोचिए। लेकिन फर्जी मार्केटिंग का आपको एक किस्सा दिखाता हूं, जानना जरूरी है। और जब ये बात हो रही है तो मैं आपको सीधे नेहरू काल में लेकर चलता हूं। देखिए, अप्रैल 1960 में चीन के प्रधानमंत्री झोउ भारत आए थे। हेड ऑफ स्टेट नहीं आए थे, बल्कि प्रधानमंत्री आए थे। वो नाम मात्र का होता है। नेहरू से मुलाकात की थी और ये दस्तावेज देख लीजिए। इसी पर 26 अप्रैल 1960 को लोकसभा के भीतर जवाहरलाल नेहरू, जो प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे, उन्होंने संबोधित किया था। जानते क्या कहा था? कभी आपने देखा नहीं होगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं मैं आपको। देखिए, नेहरू ने लोकसभा के अंदर क्या कहा था, ध्यान से देखिए। अभी कुछ दिन पहले यहां दिल्ली में चीन के लोक गणराज्य के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत चल रही थी। उस बातचीत पर सारे संसार की आंखें टिकी थी। संसार का यह देश उसमें काफी दिलचस्पी ले रहा था। उनको दिलचस्पी इसी बात की वजह से नहीं थी कि उस बातचीत में भारत और चीन जैसे दो बड़े बड़े मुल्क हिस्सा ले रहे थे। दिलचस्पी की वजह यह थी कि इतिहास की दृष्टि से उस बातचीत का एक भारी महत्व है। आगे की लाइन, दिल्ली में होने वाले इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक से, नाटक भाषा देखिए, सभी दूसरे देशों की पूरी दिलचस्पी थी। लोगों ने अभी तक उस नाटक के शुरुआती हिस्से को ही देखा है। कोई नहीं जानता कि उसका अंत और कब किस ढंग से होगा। तो देख रहे हैं ना, नेहरू जी किस गर्व के साथ बता रहे हैं। होना भी चाहिए कि चीन के प्रधानमंत्री भारत आए और पूरी दुनिया देख रही है। अरे भैया, इसलिए पूरी दुनिया देख रही थी कि एक स्थायी सदस्यता आपको दी जा रही थी और आपने चीन के नाम पे मना कर दिया।
अब आप सोचिए, अगर एंटी नेशनल कोई हरकत कहा जाए तो इससे बड़ा क्या होगा। वही चीन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वही चीन आप पर हमला करता है, भारत को हराता है। लेकिन आज मैं पुरानी कहानी नहीं दोस्तों, बल्कि मोदी काल में जो ये G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसके बारे में जानना जरूरी है। और ये भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए कितनी बड़ी घटना है। और इसके साथ ही मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस तरीके से भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वो कहानी भी दिखाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिश्रम की वजह से जिस प्रकार का मौका G20 शिखर सम्मेलन के रूप में आज भारत को मिल रहा है, वैसा ही मौका पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के परिश्रम की वजह से कांग्रेस को भी मिला था 2010 में। लेकिन जानते हैं 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के रूप में भारत को जो अवसर मिला कि पूरी दुनिया के सामने अपनी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का एहसास कराएं, बेहतर आयोजन कराएं, लेकिन जानते हैं वो जो चीज़ें हुई थी ना, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ था, उसमें सरकार की तो फजीहत हुई, यूपीए सरकार की, लेकिन पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन आज 2023 में कॉमनवेल्थ गेम्स से बिल्कुल अलग भारत को जब एक अवसर मिला है, तो वो पूरी दुनिया में अपनी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के ताकत को, परचम को लहराने वाला है। वो अपने सॉफ्ट पावर और कूटनीति का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को एक नई दिशा दे रहा है। और ये आप देखते और समझते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के जरिए भारत का नाम डुबोने वाले ये जो जयराम रमेश है ना, वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी तो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये जयराम रमेश से, कांग्रेस से ये नहीं पूछना चाहिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स के समय आपको किसने रोका था? आपने क्यों नहीं मार्केटिंग की? ये तो और गुनाह है कि आप उस समय भी भारत की मार्केटिंग नहीं कर सके, और चुनाव के लिए मार्केटिंग करने से तो आपको रोका कौन था? लेकिन जानते हैं हुआ क्या? बड़ा दुर्भाग्यजनक है दोस्तों कि कांग्रेस ने इस देश के 10 साल 2004 से 2014 तक कैसे बर्बाद कर दिए। जी हाँ, 10 साल। इसे आप कॉमनवेल्थ गेम्स के जरिए ही समझ सकते हैं। 2010 में जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स मिला था ना, जानते हैं कांग्रेस ने परिश्रम नहीं किया था। इसके लिए वाजपेयी जी को मेहनत करनी पड़ी थी। और वाजपेयी की सरकार ने नवंबर 2003 में कनाडा को पछाड़कर ये जो खेल का आयोजन था ना, वो हासिल किया था। लेकिन 2004 में यूपीए की सरकार बनी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, जिसका मात्र एक ही मकसद था कि भाजपा को सत्ता से दूर रखो, भले ही इसकी कीमत देश को कुछ भी चुकानी पड़ी। लेकिन 2003 से 2010 तक कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और ये गेम्स कमेटी ने क्या किया, इस कहानी को आज जानना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि 7 साल का मौका मिला और 7 साल इस देश के बर्बाद कर दिए। लेकिन 2004 में जब ये प्रधानमंत्री बने थे ना, कांग्रेस की सत्ता आई थी, तो ये लगातार करते रहे कि हम सफलता के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करेंगे, पूरा माहौल बनाते रहे। लेकिन 2010 तक आते आते दोस्तों सबके हाथ पांव फूलने लगे। दिल्ली में अक्टूबर में खेल होने थे और पूरी दिल्ली खुदी हुई थी, हर तरफ काम चल रहा था। जुलाई में हालात बद से बदतर थे। दिल्ली की हालत इतनी खराब थी कि दुनिया के बड़े बड़े समाचार पत्र और पत्रिकाएं पूछ रही थी कि क्या भारत में गेम्स हो भी सकता है या नहीं होगा। ये सवाल पूछे जा रहे थे। और खेल शुरू होने के कुछ महीने पहले जहां दिल्ली खेल के लिए तैयार नहीं था, वहां भ्रष्टाचार की भी खबरें आने लगी। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला जानते ही है ना सब लोग। और पहले से तैयारी के बिना काम करने का नतीजा क्या हुआ,
ये भी आप देख लीजिए। खेल के लिए स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट शुरुआती खर्च से करीब 110 गुना अधिक हो गया। 110 गुना। 7 साल का मौका मिला, आपने बनाया नहीं, लास्ट मोमेंट पे काम करने लगे, 110 गुना अधिक हो गया। लेकिन स्वाभाविक है, सरकार को अपनी इज्जत बचानी है, देश की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी, तो ये खर्च कर दिया गया। लूट हुई, जमकर लूट की गई और अंतिम समय में काम करने का नतीजा ये हुआ कि सरकार का बजट तो बढ़ ही रहा था, साथ ही इसमें काम करने वाले लोगों की कमी होने लगी। आप सोचिए, ये स्थिति पैदा हुई थी दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना कि जो बुरा करता है, जिसके नेचर में होता है, उसके साथ अच्छा भी नहीं होता है। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है, लेकिन इसमें नुकसान देश का हो रहा था। अभी दिल्ली में सरकार की कोई तैयारी पूरी नहीं हुई थी कि अगस्त के महीने में मूसलाधार बारिश ने पूरे काम को रोक दिया। यानी जो काम बरसात से पहले पूरा होना था वो तो लटका हुआ था। और बारिश ने दोस्तों, मुझे याद है, मैं तो उस समय IBN 7 चैनल में काम करता था, मतलब वो स्टोरी करते हुए शर्म आती थी मुझे कि क्या स्थिति है। मैं पूरी दुनिया की खबरें देखता था और अचानक अगस्त में मूसलाधार बारिश होने लगी और स्थिति क्या हुई आप देखिए। UPA सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार की परतें खुल गई। 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सभी शूटिंग रेंज जो तुरंत बनाए गए थे, पानी से छतें गिरने लगी, रेंज में पानी भरने लगा, पेंट उतरने लगा। आप सोचिए, जो पेंट किया गया था ना, वो भी उतरने लगा। और यही नहीं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जहां उद्घाटन समारोह होना था, उसके पास बना फुट ओवर ब्रिज खेल शुरू होने से पहले ही, चंद हफ्ते पहले ही गिर गया। इतनी भारी बेइज्जती, अगर आपको ध्यान हो, जिन लोगों को, वो कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गई थी। और स्टेडियम के पास जो आने जाने वाला फुट ओवर ब्रिज गिरा तो स्टेडियम के अंदर सीलिंग गिरने लगी। ये नए नवेले कंस्ट्रक्शन का काम था। और जो खेल स्थल है दोस्तों, उसका तो बुरा हाल था ही। जहां खिलाड़ियों के ठहरने के लिए यमुना नदी के पास, जो अक्षरधाम के पास खेल गांव बनाया गया, वहां पानी जमा होने लगा, कुत्ते घूम रहे थे, हर तरफ गंदगी का आलम था। और आपको एक चीज दिखा देता हूं कि जिन कमरों में खिलाड़ियों को रुकना था, वहां सांप घूम रहे थे। सोचिए, ये रिपोर्टिंग हो रही थी कि सांप घूम रहे, यहां खिलाड़ियों को ठहराएंगे। और अभी इन परिस्थितियों से भारत की बदनामी हो ही रही थी कि जानते हैं, दिल्ली में डेंगू का जबरदस्त कहर आ गया। ऐसा लगने लगा कि अब तो कोई देश भारत खेलने भी आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हर बड़ा खिलाड़ी मना कर रहा था। लेकिन इतने पर भी चीजें नहीं रुकी। उसी समय इससे भी बड़ी घटना दिल्ली में जामा मस्जिद के पास हो गई, जब आतंकी हमला हो गया। और जानते हैं, इसमें बाइक सवार आतंकियों ने मस्जिद के गेट नंबर 3 पर 3 विदेशी पर्यटकों पर गोली चला दी। और तैयारी का आलम भी आपको दिखा देता हूं। यह ऐसा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जब इसका ट्रायल किया गया ट्रैफिक का, तो हर तरफ दिल्ली में जाम हो गया। कनॉट प्लेस से लोगों का आना जाना मुहाल हो गया, मुश्किल हो गया। सरकार की बद इंतजामी से भारत को दुनिया में जो शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी ना, उसका असर भारत की मीडिया पर भी दिख रहा था। यहाँ के समाचार पत्र पत्रिका सबको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी। और जो नाराजगी है दोस्तों, उसका तो आलम मत पूछिए। अब इन परिस्थितियों में क्या होगा सोचिए। आप दिल्ली वाले हैं तो क्या हाल रहा होगा। अगर जिनको भी याद होगा, दिल्ली वालों का उत्साह ही खत्म हो गया कि कोई कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है, इतने सारे देश आ रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं, एकदम रुझान खत्म हो गया। क्योंकि बिना तैयारी, शर्मिंदगी, भ्रष्टाचार, इसीलिए जैसे ही छुट्टी मिला ना दिल्ली वालों को, वो दिल्ली से बाहर चले गए, रुके ही नहीं। किसी की दिलचस्पी नहीं रही कि हम देखेंगे। और जब ये सब कुछ हो गया तो कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर भारत की इतनी बेइज्जती को देखते हुए जो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स थे, 2 बड़े स्पॉन्सर्स ने अपने हाथ खींच लिए। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी, उसका पूरा एक झलक आपको दिखा रहा हूं दोस्तों।
लेकिन अब आइए परिस्थिति में, और ये जयराम रमेश जी को, कांग्रेसियों को ज़रूर भेजिएगा और भाजपा वालों को भी भेजिएगा, पता तो चले। ये सारा निकाल के रिसर्च लाया हूँ तो उनको भी तो पता चलना चाहिए बात करते हुए। अभी ये बहुत सारा मौका होने वाला है। और आज याद रखिए दोस्तों, जब दुनिया की 20 आर्थिक महाशक्तियाँ भारत आ रही हैं, राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष आ रहे हैं, तो इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। दिल्ली दुल्हन की तरह सजी हुई है। अब हो सकता है केजरीवाल जी इसका क्रेडिट लूटने लगे, संभव है, हमने कर दिया जी। अभी बाढ़ में नहीं ले रहे थे क्रेडिट, अभी जब भारत सरकार काम कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन न भूतो न भविष्यति टाइप से है ये। अब तक तो नहीं हुआ, आगे तो होगा, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन अब तक नहीं हुआ। पूरी दिल्ली तैयार है। इस आयोजन के विशेष स्थल जो भारत मंडपम है, जो प्रगति मैदान में है, वहाँ इतना शानदार निर्माण हुआ है। इसका इनॉग्रेशन कई हफ्तों पहले किया जा चुका है और पिछले 1 साल से 50 से अधिक शहरों में 200 से अधिक G20 के बड़े भव्य आयोजन हो चुके हैं। लेकिन इसमें एक बात बतानी पड़ेगी कि जो कश्मीर है ना, जो आतंकवाद से एकदम भरा हुआ था, वहाँ पर भी G20 का एक सफल आयोजन हो चुका है। चीन और पाकिस्तान ने रोकने की बड़ी कोशिश की थी, सफल नहीं हो पाए। तो इसका मतलब है कि आज प्रधानमंत्री मोदी के पास एक विजन और उस विजन को हकीकत में उतारने की दैवीय शक्ति है, जिसका परिणाम है कि कोरोना काल की भीषण आपदा को भी अवसर में बदलकर हर तरफ अबाध गति से, निर्बाध गति से निर्माण होता रहा। दोस्तों, ये तो हम सब ने देखा है ना, क्या क्या नहीं हुआ। और इसीलिए G20 जैसा सफल आयोजन हम देख रहे हैं। और ये भी याद रखिए कि इसी दौरान नया संसद भी बना है, सेंट्रल विस्टा बना है, वहाँ राम मंदिर बन रहा, कुछ भी निर्माण कार्य नहीं रुका। दिल्ली की मैं बात करता हूँ, दिल्ली में इतने सारे निर्माण कार्य हुए, पूरा सेंट्रल विस्टा, नई संसद। और प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों की ताकत को भी G20 में बढ़ाने के लिए एक अनोखा काम किया। हम सब जानते हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करवाया और पूरे साल G20 के आयोजन के दौरान इसका प्रदर्शन करते रहे, इसका उपयोग किया गया कि भारत के किसानों को लाभ मिल सके। अगर ये मार्केटिंग है तो ये अच्छी है या बुरी है? जयराम रमेश को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के जरिए, मैं नई कहानी बता रहा हूँ, भारत को दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। जो भारत का UPI पेमेंट सिस्टम है ना, वो दुनिया में इकलौता पेमेंट सिस्टम बन गया है जिसे हर देश लेने को तैयार है। और इस पर एक वीडियो मैंने ट्वीट किया था दोस्तों, आपको दिखाता हूँ कि आप देखिए। G20 की डिजिटल मीटिंग हो रही थी ना, तो सारे देश के लोग आए थे। उसमें जर्मनी के डिजिटल और परिवहन मंत्री वोल्कर विसिंग, उन्हें भी पता चला, तो उन्होंने कहा कि यार हम भी परखेंगे UPI को, और खुद एक सब्जी वाले के पास पहुंच गए, सब्जी खरीदी, और जब UPI से उसको पैसा दिया, वीडियो देखते जाइए, देख लीजिए पूरा, तो उनको हैरानी हुई कि अरे मतलब 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया भी आपको देना हो UPI से दे सकते हैं। एक छोटी झलक देख लीजिए आप इसकी। देख रहे हैं ना दोस्तों, इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने किसान डिजिटल के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत को G20 के देशों में अग्रणी बनाने के लिए एक शक्ति के रूप में स्थापित करने का काम किया है। साथियों, ये सही है कि भारत में इससे पहले गुट निरपेक्ष देशों का कॉमनवेल्थ संगठन की बैठक हो चुकी है, गेम्स भी हो चुका है जो मैंने आपको दिखाया। लेकिन सच ये है, बड़ा सच, कि पहली बार भारत में दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देश, आर्थिक शक्ति की बात कर रहा हूँ, आर्थिक ताकतों वाली शक्तियों का एक साथ सम्मेलन हो रहा है। और ऐसा करने से पहले कोई साहस नहीं कर पाया दोस्तों, कभी नहीं हुआ, कोई सोच भी नहीं सकता था। ये पहली बार ऐसा अवसर होगा जब भारत का प्रधानमंत्री
दुनिया के बाकी देश, अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, जापान, तमाम बड़े देश उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने ही देश में कोई कार्यक्रम कर रहा होगा। और एक बात ये भी समझ लीजिए कि आज से 10 साल पहले के काल को याद कीजिए। यही होता था ना हमारे दिमाग में कि यार कुछ नहीं हो सकता, भारत का कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आज क्या है? आज ये आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि अगर इस दुनिया में कोई नया काम कर सकता है, कोई दुनिया को नई दिशा दिखा सकता है, तो वो भारत ही हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।